अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आपने अभी देखा एक जीना तेरा मिसाल था, तेरा मरना भी बेमिसाल था। अरशद शरीफ की आज 50वीं सालगिरह थी और पिछले साल मैं अरशद शरीफ के साथ मॉस्को में मेरे कमरे में उनकी सालगिरह सेलिब्रेट हुई और वो उनकी 49th सालगिरह थी। आज मुल्क भर में अरशद शरीफ के सालगिरह के हवाले से दवाइया तकरीबात भी हुई, केक कटिंग सेरेमनीज़ भी हुई और सिर्फ मुतालबा जो था वो एक ही था कि अरशद शरीफ के हवाले से इंसाफ कब मिलेगा। हम इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि जो भी अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में मुलव्वस थे उनके लिए दुनिया तंग हो जाएगी। वो खुद सर पीट पीट कर बताएंगे कि हमने ये किया और फिर और यकीनन सब मानते भी हैं कि शहीद जो है वो ज़िंदा होता है। हमारा ईमान भी है, अरशद शरीफ हमारे साथ है, रहेगा और तुम हो, तुम थे, तुम रहोगे और हमेशा रहेगा। अरशद शरीफ हमारे साथ, हमारे दिलों में रहेगा, उसका नज़रिया हमारे साथ रहेगा जो अपने नज़रिए से नहीं हटा और जान दे दी। तो अरशद शरीफ के लिए ये ट्रिब्यूट था, एक सॉन्ग जो उसके बहुत करीबी दोस्तों ने तैयार किया था, तो वो हमने आपको सुनवाया। नाज़रीन, आज जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने आज खुद नोटिस ले लिया है पंजाब और केपी में इलेक्शंस की तारीख ना मिलने के हवाले से। 9 रुकन तश्कील दे दिया है। कल दोपहर 2 बजे इस पर समाअत होगी। आपको याद होगा, आपसे 2 रोज़ कबल सदर आरिफ अलवी साहब ने बाकायदा 9 अप्रैल की तारीख दे दी थी कि जी केपी और पंजाब में इलेक्शंस होंगे। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया था, लेकिन उन्होंने आज भी इजलास हुआ, आज भी कानूनी माहिरीन से मशावरत की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन डेट नहीं दी गई या इलेक्शन कराने का इस डेट को जो सदर ने दी है उसका बाकायदा ऐलान नहीं किया गया। जिसके बाद हमने देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद नोटिस ले लिया है। कल दोपहर 2 बजे इस पर समाअत होगी। 9 मेंबर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है और अब इस पर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है कि क्या जो सदर आरिफ अलवी के हवाले से जो ख़त गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और जो 9 अप्रैल की तारीख दी गई थी वही अपहेल्ड की जाएगी और उसी के लिए जोर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक गवर्नर्स ने भी कोई तारीख नहीं दी जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है और जो पीडीएम की हुकूमत है वो ये कहते हैं कि सदर ने गैर आइनी स्टेप लिया। और आज बल्कि काबीना के इजलास के बाद जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि काबीना का ये फैसला है कि मैं सदर को ख़त लिखूं कि वो उन्होंने किस तरह एक गैर आइनी कदम उठाया और तारीख अनाउंस कर दी। तो ये सारे मामलात हैं। उसके बाद काबीना ने आज बड़े अहम फैसले भी लिए। अपने जो वज़रा मशीरों मावनीन का तनख्वाहें ना लेने, यूटिलिटी बिल्स जेब से अदा करने, जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो उनको कम करने, लग्जरी गाड़ियां वापस करने के हवाले से और इस पर वज़ीर आज़म ने सबको, अपने तमाम इत्तेहादियों को मुबारकबाद भी दी, उनका शुक्रिया भी अदा किया कि इस मुश्किल वक्त में जो है वो तमाम इत्तेहादियों ने और उनके जो भी मेंबर्स हैं, कैबिनेट मेंबर्स हैं, उन्होंने ये वॉलंटरी जो है रज़ाकाराना तौर पर ये मान लिया कि हम ये लग्जरी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूटिलिटी बिल्स खुद जेब से देंगे और तनख्वाहें भी नहीं लेंगे। अगले साल जून 2024 तक लग्जरी गाड़ियां ख़रीदने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, वज़ीर आज़म ने ये बताया। और जो मामलात हैं और उनका यही ख्याल है कि हम इंशाअल्लाह जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस का, उसको हम ओवरकम कर लेंगे अगर इसी किस्म के हंगामी तौर पर जो इक़दामात लेते रहे। लाहौर में से तहरीक इंसाफ का जेल भरो तहरीक शुरू हो गई। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर मेंबरान जो हैं वो उन्होंने, आज़म स्वाति भी उसमें शामिल, उन्होंने जेल भरो तहरीक के हवाले से अपनी गिरफ्तारियां दे दी।
अब ये मामला भी तेज़ी पकड़ता जा रहा है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मैं आसिफ बशीर भागड़ साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया भागड़ साहब आपके वक्त का। जमशेद इकबाल चीमा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपके वक्त का भी। और अरसलान रफ़ीक भट्टी, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, मेरे साथ मौजूद हैं। अगर इजाज़त दें तो ज़रा चीमा साहब से शुरू करते हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब, अभी तक का कोई नंबर आया है कि जो आज सिर्फ लाहौर में लोग अरेस्ट हुए हों? और इतलात ये आ रही थी कि शायद उनको गाड़ियों में डाल के कहीं दूर जाकर फिर उनको निकाला भी जा रहा है, कुछ ऐसी इतलात भी हैं? देखिए, 200 लोग थे जो वॉलंटरीली आप कह लें कि गिरफ्तारी पेश करने गए थे, और कोई 10-12 सीनियर लोग थे जो वॉलंटरीली गिरफ्तारी पेश करने गए थे। सो यू कैन से कि टोटल मिला के कोई 190 जमा 10 या 200 जमा 10 ये नंबर था। और यही लोग गाड़ियों में बैठे थे, खुद वॉलंटरीली गाड़ियों में बैठे थे, और यू कैन से कि वो उनको गिरफ्तार करके ले गए थे। अब कितने लोगों को आप कह लें कि सुना था बिहाड़ी की जेल में या रहीमिया की जेल में लेके जा रहे हैं, लेकिन चूंकि वो बड़ा स्लो प्रोसेस है, लोग गाड़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं, साथ हैं, पीछे भी हैं, गाड़ियों के अंदर भी बैठे हुए हैं, वैसे भी वर्कर मौजूद है वहाँ पे, लेकिन प्रोसेस स्लो है। अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि मतलब किसी थाने लेके नहीं गए, बाहर शायद रहीमिया या बिहाड़ी की बात हो रही थी कि वहाँ लेके जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन है जी लेटेस्ट यहाँ पे। बाकी वहाँ मौजूद थे लोग जो आप कह रहे हैं उनके लिए इज़हार यकजहती के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा लोग थे, बहुत बहुत बड़ा माप था जो आप कह रहे हैं लोगों को गिरफ्तारी पेश करने जो आए थे उनके साथ उन इज़हार यकजहती के लिए आए थे। और आगे प्रोसेस भी यही होगा कि लोग इज़हार यकजहती के लिए आएंगे, और उसमें लाहौर में तकरीबन यू कैन से कि हमारे पास कोई 10 बैच हैं जो गिरफ्तारी देंगे, या 20 मतलब ओरिजिनल प्रिलिमिनरी 10 बैच हैं जो गिरफ्तारी देंगे, यानी 200 बंदे के 10 बैच। उसके बाद फिर नए बैच जो रजिस्ट्रेशन अभी तक में कोई 14,000 लोगों की हो चुकी है जो गिरफ्तारी देना चाह रहे थे। अच्छा, जो तो लिस्टें आपके पास आ गई हैं, जो लिस्टें आ गई वो 14,000 थी। चीमा साहब, दूसरे शहरों की क्या सूरत हाल है? कुछ इतलात आ रही थी कि गुजरांवाला। बड़ा बड़ा रिस्पांस बहुत ज्यादा है, रिस्पांस बड़ा मैसिव है जी, रिस्पांस बड़ा मैसिव है, और मुझे ये लगता है कि चीजें ये आगे जाकर मोमेंटम पकड़ेगी, क्योंकि लोग दो चीजों के बारे में बहुत ही कंसर्न है। एक तो ये कि लोगों के कारोबार बंद हो गए, महंगाई बहुत हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई है, और दूसरी जो बात है कि रूल ऑफ लॉ को बड़ा एक वाजे फील हो रहा है कि गवर्नमेंट या आप कह लें कि ऐसे लोग जो कह लें कि उनके सहूलतकार किसी भी आइन को कहीं भी लिफ्ट नहीं करा रहे, कहीं भी आइन को मान नहीं रहे, और बड़ी डिटाई से बेशर्मी से आप कह लें कि जिसे कहते हैं नंगा वो एक परसेप्शन को मेंटेन करने की कोशिश नहीं हो रही। सही ना एक चीमा साहब, लेकिन अभी तो आज वजीर आजम ने कह दिया है कि आपके मायदे की वजह से मुल्क में मजीद महंगाई बढ़ेगी। नहीं, एक तो IM देखें, तीन चीजें हैं जिनका भी इम्पैक्ट आना है, कुछ आ गया कुछ आना। तीन चीजें हैं, एक डॉलर जो रिसेंट अप्रिशिएट हुआ है और रुपी डिप्रिशिएट हुआ है। दूसरा ये IMF की वजह से नए टैक्सेस का इम्पैक्ट अभी मजीद बढ़ना है। और तीसरी चीज जो अभी जिसका जिक्र नहीं हो रहा वो है सप्लाई। सप्लाई डिसरप्शन काफी ज्यादा हो गई। मसलन जस्ट आपको मैं एग्जांपल दूं कि दालें और खाने का तेल ये वर्ल्ड मार्केट में सस्ते हो गए, इनकी कीमतें कम हुई हैं। खाने का तेल $1,700 से आ गया, तकरीबन पर टन से आ गया नीचे कोई $900 पे, लेकिन पाकिस्तान में तेल लगातार महंगा हो रहा है, और उसकी वजह है कि सप्लाई जो है वो पूरी नहीं है। इसी तरह दालों के साथ हुआ है। सो ये एक मोमेंटम बनता जा रहा है कि चीज़ों के महंगाई होने का ड्यू टू सप्लाई शॉर्टेज कह लें, या डॉलर इम्पोर्ट करने के लिए ना होना कह लें, या गवर्नमेंट की कोई ऐसी कह लें कि मिसमैनेजमेंट, बिल्कुल उस मिसमैनेजमेंट चीमा की साहब, वजह से बिल्कुल चीमा साहब, आई अंडरस्टैंड कि ये जो महंगाई के खिलाफ है ये तहरीक तो चलती रहेगी, चाहे अब सुओमोटो भी ले लिया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने, और सुप्रीम कोर्ट का कल 9 रुकनी बेंच जो है इसको सुनेगा कि पंजाब और KP में इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं आ रही। इस पर भी बात करेंगे। अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब, आज सारा दिन शोर लगा रहा लाहौर में, बड़े सीनियर लीडरशिप ने अपने आप को अरेस्ट भी करवा दिया, पुलिस की वैनों में भी बैठ गए।
एक्चुअल सीन क्या लग रहा है आपको कि ये मोमेंटम इसी तरह चलेगा? क्योंकि जिस तरह चीमा साहब ने बताया है कि वहां पे तो जज्बा बहुत ज्यादा है लोगों में, लिस्टों पे लिस्टें बनती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, जो अपने आप को वॉलंटरीली अरेस्ट करने के लिए पेश कर रहे हैं। जी मीर साहब, बहुत शुक्रिया। बात यह जी कि लाहौर में आज सारा दिन जो है उनकी कारकुनों की, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, उनके रहनुमा और पुलिस के दरमियान आंगनचोली का सिलसिला तकरीबन कोई 1:15 बजे के करीब शुरू हुआ, तो शाम 6 बजे तक यानी मगरिब तक जो है वो जारी रहा। उसमें यह था कि उन्होंने कहा था कि रजाकार हैं 200 जो गिरफ्तारी देंगे। जब वो माल रोड पर पहुंचे, सुबह पहले उनके एजाज में एक तकरीब हुई वहां पर लाहौर में ही, उनके जेल रोड वाले ऑफिस में, मेन उनका जो दफ्तर है लाहौर का। उसके बाद वो सारे वहां पे आ गए सेक्शन 144 को वायलेशन करने के लिए। वहां पे प्रेजेंट वैन्स भी थी। अब से कुछ लम्हे पहले जो है वो शेख इम्तियाज, जो लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उन्होंने 80 कारकुनों की, जिनमें रहनुमा भी शामिल है, उनकी लिस्ट एक जारी की है नामों की कि जी इन लोगों को जो है वो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है बाकायदा। और जो सीनियर रहनुमा थे उनको लखपत जेल की जानिब गाड़ी जो है रवाना किया गया। उनको हिरासत में जरूर लिया गया, लेकिन उनके खिलाफ ना तो कोई अभी तक मुकदमा जमीर साहब बना है, ना ही उनको कोई किसी केस में उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। और सबसे मजे की बात मैं आपको ये बताऊं कि आज जो सारा दिन माल रोड पर होता रहा, वहां पर एक नादरा की वैन एक साइड पे खड़ी करके, तो जो शख्स भी हिरासत में लिया जाता था उसका नादरा से नंबर जरूर चेक करते थे कि उसके खिलाफ कोई केस, कोई क्रिमिनल चीज या कोई उसका CRO लिस्ट किसको कहते हैं, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड, कि वो तो नहीं है कहीं बना हुआ। अगर वो नहीं होता था तो फिर वहां पे ऐलान भी होते रहे। हमने खुद अपने कानों से भी सुने और देखे भी कि पुलिस वाले वो जो छोटा स्पीकर होता है उस पर ऐलान करते रहे जी कि जिसने गिरफ्तारी देनी है वो हमने वैन्स खड़ी की हैं उसमें आ जाएं। लेकिन उसके बावजूद जो है उस हिसाब से मैंने रश नहीं देखा। लेकिन भारत एक कामयाब शो इसको आप जरूर कह सकते हैं, क्योंकि माल रोड पर तकरीबन को 5-6 घंटे जो है वो वहां पे रहे, तकरीर का सिलसिला जारी रहा। उसके बाद शाम को आपने देख सुना ही है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो कुछ बोला, उस तमाम को अगर आप इकट्ठा करें तो हमारा सियासी जो सियासी जिसको आप दर्जा हरारत कहते हैं, वो बुलंदी की जाने भी जा रहा है दिन ब दिन, हर गुजरे दिन के साथ। एग्जैक्टली सियासी अदम इस्तेहकाम बिल्कुल हो रहा है। अरसलान, कोई 16 MPO के तहत पर्चे दर्ज करने की भी आप सुन रहे थे? जी जमीर साहब, उसमें यह है कि जो थे ये 16 MPO जिसको आप कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो होता है, इसमें होता यह है जी, या 3 MPO या 16 MPO के तहत जो भी होगा उसमें 1 माह जो है वो नजरबंदी का होता है कि जी 1 माह वो नजरबंद कर देते हैं। उस दौरान ना तो जमानत हो सकती है, ना ही उनको कोई शिफ्टिंग हो सकती है। जिधर वो जिस जेल में जाएंगे वो वहीं पर 1 माह के लिए कम से कम रुकेंगे, और 1 माह के बाद उनको जो है वो मजिस्ट्रेट की अदालत में वो फिर पेश किया जाता है कि जी वो पेश कर देंगे, और उसके बाद जो है वो उनकी जमानत समझ लें या उनकी रिहाई समझ लें, वो हो जाती है। अब कहा तो यही गया था जी कि या तो सेक्शन 144 जो दफा 144 है उसके ऊपर इनको गिरफ्तारी इनकी ली जाएगी, या 16 MPO के तहत। बिल्कुल मामला सिर्फ इतना सा है कि उनको कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह वो इनको, चूंकि एक दफा हमने ये कुछ 5-5:15 के करीब मगरिब से कुछ लम्हे पहले ये भी एक सुनने में आया जी कि CCPO की जानिब से एक ऑर्डर आया है कि जी जो लोग पकड़े गए हैं इनको फौरी इनकी गिरफ्तारी डाल दी जाए और इन पर मुकदमा दर्ज कर दी जाए। लेकिन जब बाद में ये खबर की तस्दीक के लिए CCPO साहब से राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया। अरसलान, जरा थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं टाइम को। अगर हम चले जाएं जिस वक्त इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट पहुंचते हैं और नजर आता है कि लोग सड़कों पर बहुत बेतहाशा निकले, फिर आज का भी शो हमने देख लिया, आपको क्या लगता है कि अभी तक लाहौर है PMLN के पास, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, या कुछ हवा तब्दील होती नजर आ रही है आपको? साहब देखिए, लाहौर का जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि लाहौर का सियासी जो दर्जा हरारत है वो कोई नीचे को नहीं आ रहा, और अब वैसे ही मौसम तब्दील हो रहा है तो वो दर्जा हरारत ऊपर की जाने भी जाएगा, और लाहौर का सियासी दर्जा हरारत भी ऊपर की जाने जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में भी जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पहुंचे तो अच्छा खासा शो लग गया। उसके बाद माल रोड के ऊपर भी जो है, जो उन्होंने हाई कोर्ट का जो गेट है, अगर आप कभी लाहौर को जानते हैं तो वो गेट बंद हुआ, तो उसके बाद जो हाई कोर्ट चौक जिसको यहाँ GPO चौक हम कहते हैं वो चारों तरफ से बंद हो गया। वहाँ कारकुनों की बड़ी तादाद है और अच्छी खासी, जिसको आप साइजेबल कह सकते हैं कि गिनती तो आप कर सकते हैं, सरों को गिनती अगर करना चाहें तो वो आप 1000 बना लें, 5000 बना लें, 10,000 बना लें, मुबालगा राई से भी काम लिया जा सकता है, लेकिन
साइजेबल क्राउड था अंदर भी और साइजेबल क्राउड था हाई कोर्ट के बाहर भी। अब दोनों सूरतों में आप देखिए कि एक बात मैं बड़े वसूख से ये कहता हूं और बार बार मैं सब जगह बोलता हूं कि जी तहरीक इंसाफ जो है उसने कम अज कम जो सियासी माहौल है उसको गरमा के रखा हुआ है। वो किसी भी दिन कोई ना कोई रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जरूर करते हैं कि जिससे सियासी दर्जा हरारत उनकी फेवर में जाता है। यस और नो क्विकली, पीटीआई ने अपने मुखालफीन को परेशान कर दिया है? बिल्कुल 100% परेशान है जी गवर्नमेंट। मैं आपको बता रहा हूं लाहौर में 29 सीटें हैं प्रोविंशियल असेंबली की। अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं, मैं दावे से नहीं कह रहा, ना ही मैं कह रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन 25 सीटें जो है वो कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि वो आसानी से जीत जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी, आपने हमें अपडेट किया, सियासी दर्जा हरारत का भी बताया। भागट साहब क्या देख रहे हैं आप? तो मुस्कुरा रहे हैं, इलेक्शन अगर आ गया तो फिर क्या बनेगा, क्या करेंगे? नहीं, मैं गल बद गई है। मैं मुस्कुरा इस वजह से रहा हूं कि आप जो है वो बड़े 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 एक्साइटेड हो रहे थे और आप जो सुनना चाह रहे थे एंड पे आपने वही सुना। नहीं, मैं कोई सुनना नहीं चाह रहा था। ये ज्यादती ना किया करें। यस और नो में जवाब दें, यस और नो में जवाब दें। वो तो मैंने कहा ना कि मतलब मुश्किल में मैंने डालने का कहा था। नंबर ऑफ सीट्स मुझे नहीं मालूम था कि अरसलान रफीक भट्टी बताएंगे। मैं कहता हूं कि ये जो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है ना जी, इसका ये बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और जो इस किस्म के इवेंट्स अगर करने से आपकी सीटें बढ़ जाती हैं तो फिर जमात इस्लामी वाले हमारे भाई तो बड़ी करते रहे, इस्लामिक फ्रंट से लेके पहले से लेके, और उनकी कई दर्जे बेहतर वो मुनज़्ज़म उनके इस किस्म के इवेंट्स होते थे, एहतजाज होते थे, धरने होते थे, जेल भरो तरीक़ें होती थी। लेकिन मैं तो उन भट्टी साहब की इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता कि इससे आप ये तय कर सकते हैं आज ही कि जी सीटें कौन कितनी ले जाएगा। ये तो बड़ा प्री मैच्योर होगा। बहरहाल नहीं हो, ये जो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का नहीं मैं वैसे मेरी राय है, मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिक्स है, पीटीआई पॉलिटिक्स कर रही है, उनको ये हक हासिल है और इसमें कोई मैं नहीं समझता हूँ को गैर आईनी वो काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में धरने होते हैं, पॉलिटिक्स में एहतजाज होते हैं, जेल भरो तहरीकें होती हैं, ये पहले भी होती रही हैं और ये उनका हक है, उनको करना चाहिए। मैं समझता हूँ उनको जाहिर बात है इमरान खान और पीटीआई जो है वो अंगेज रख रही है अपनी जो सपोर्ट बेस है उनको, और ये वो अच्छी पॉलिटिक्स है मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से। लेकिन ये हम इस पे एक इवेंट पे कि जिस पे ये था कि जेल भरो तहरीक शुरू होगी और पूरे पाकिस्तान से लाखों लोग जो है वो जेलों में चले जाएंगे और वहाँ आप 200 का नंबर दें और 200 के नंबर में से भी ये हो कि 80 बंदे जो हैं वो आपके गए हैं, वो भी मेरे ख्याल में पुलिस ने जो है वो ले गए होंगे शायद MPO के तहत या उन्होंने पब्लिक ऑर्डर करने के लिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि जिस किस्म की पिछले आप एक साल से देख लें, पिछले फरवरी से लेके तो इस फरवरी तक देख लें कि कौन सा ऐसा काम है, जो कौन सी ऐसी तहरीक है, कौन सी ऐसी मूवमेंट है जो PTI के या इमरान खान साहब की कामयाब हुई है। जिस तरीके से पिछली सारी तहकीकें, अगर उन्होंने लॉन्ग मार्च किया तो उसका क्या बना, उन्होंने कहा जी मैंने इलेक्शन कमिश्नर बदलवाना है तो फिर क्या हुआ, उन्होंने बस जो भी उन्होंने कोशिश की कि मैं इलेक्शन असम्बलियों से रिज़ाइन किया, कौमी असम्बली से रिज़ाइन किया, अपनी दोनों असम्बलियाँ तोड़ी, ये सारा कुछ तोड़ के भी मैं नहीं समझता कि अभी तक वो जो है वो जो उनके दिमाग में है या वो जो चाहते तो वो यही हैं कि हम मुझे दोबारा वो मौका दिया जाए जो 2018 की मेरी सिलेक्शन थी, उस तरीके से किसी तरीके से मुझे सेलेक्ट किया जाए। तो इस वजह से, लेकिन मैं समझता हूं कि गो के मुल्क के हालात ऐसे हैं और ये हालात यही आने वाला था कि हालात में आप मैं वही अर्ज करूं कि मुल्क के हालात मुश्किल हैं। इन हालात में जाहिर बात है कि अदम इस्तेकाम जो होगा वो पॉलिटिकल हो या और हो, वो मुल्क के लिए, रियासत के लिए, ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट परेशान है, गवर्नमेंट सिर्फ परेशान नहीं होगी, ये रियासत के लिए भी मुश्किलात होंगी इस किस्म की सूरत हाल में। तो इसका इलाज तो यही है कि इसमें जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको बैठ के आपस में कोई ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए, रास्ता निकालना। सुप्रीम कोर्ट आप सबको रास्ता निकालना। और ये नजर मैं इस पे भी आता हूं, नजर यही आ रहा था। मैं सुने, देखिए मेरे जैसा एक सियासत का छोटा सा तालिब इल्म ये समझ रहा था कि इवेंचुअली ये चीजें सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट में जाके ये डिसीजन होगा, क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन है ना वो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन की या आपका जो इलेक्शन लॉज हैं उनकी हर कोई अपनी मर्जी के तहत कर रहा है, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से मजीद भी बात करते हैं, आपके गवर्नर्स अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि उसके लिए जो था वो सुप्रीम कोर्ट को इसमें
सुप्रीम कोर्ट ने खुद से इसमें इंटरवीन कर दिया। सही। नहीं तो ये होना था कि तहरीक इंसाफ ने चले जाना था, वो हाई कोर्ट में गए, वहां से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चले जाना था, या मुमकिन था कि इलेक्शन कमीशन चला जाता, गवर्नमेंट चली जाती। तो बेहतर है, मैं समझता हूं कि अब क्योंकि मामला जो है वो मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने है। मैं अभी ब्रेक की तरफ जाऊंगा और ब्रेक के बाद मैं चीमा साहब की तरफ आऊंगा कि अगर आज प्राइम मिनिस्टर ने इक़दामात अनाउंस किए हैं, इसको कोई वेलकम किया करेगा और फिर इसका कोई फायदा होगा, और दूसरा जो अब सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस जो ले लिया है, इससे यकीनन एक चीज तो है कि लेकिन क्या महंगाई के हवाले से जो मामलात हैं जो पीटीआई लेकर चलेगी, जेल भरो तहरीक, वो जारी रखेगी, या इलेक्शंस की डेट अनाउंस के बाद सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन मोड में चले जाएंगे? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। चीमा साहब, बड़ी खबर आज की यही है कि चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। आपके पास भी डिटेल्स सामने आ रही होंगी। कल दोपहर 2 बजे जो है वो इस पर हेयरिंग भी होनी है। एक तो ये कि ये कितना बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आपको लग रहा है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है ये उसको कितना सपोर्ट करेगा, या ये भी कोई डिले टैक्टिक्स में जाएंगे? और दूसरी, अगर ये मामला ठीक हो जाता है तो ये जो महंगाई का बोझ है जिस पर वजीर आज़म अभी कह रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे बात की, लेकिन जो आज उन्होंने कहा है कि हमारे मतलब रज़ाकाराना तौर पर वज़रा, मुशीर, स्पेशल असिस्टेंट सब ने तनख्वाहें लेने से इनकार कर दिया है, लग्जरी गाड़ियां छोड़ देंगे, यूटिलिटी बिल्स अपनी जेब से देंगे। आपको लगता है दिस वुड हेल्प? देखें, पहली बात तो ये कि आप अपनी कंपनी हो या कोई अदारा हो या फार्म का मुंशी हो, में कोई मुलाजिम हो, आप अच्छा मुलाजिम रखते हैं जो डिलीवर करे, काम करे। ये नहीं कि उसकी तनख्वाह थोड़ी हो, तनख्वाह आप ज्यादा भी देने को तैयार हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भी देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन काम अच्छा देखते हैं। तो बेसिक बात है कि अगर आपके प्रोडक्शन सेंटर काम नहीं कर रहे, यानी आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद हो गई, आपकी टेक्सटाइल बंद हो गई, ऑटो बंद हो गई, फिर आपका यू कैन से ट्रेड जो है वो सफर हो गई, ज़राअत सफर हो गई, तो फिर वहाँ पे आप कह लें कि जो सादगी के इस तरह की लिप सर्विस की जाए तो फायदा नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं समझ करने वाला जो काम है कि दुनिया में कभी हुआ है 90 वजीर हो किसी मुल्क के, 88 वजीर हो किसी मुल्क के। फिर ये कि ये जो यकीनन, मैं बड़े बड़े यकीन से कह रहा हूँ कि ये हो ही नहीं सकता कि शहबाज शरीफ या बिलावल ये इन लोगों में से कहीं भी ये अपने एक्सपेंस कंट्रोल करें। ये पूरी जिंदगी देखें, इनको ऑलमोस्ट हो गए 50 साल हो गए, 50 साल से ये किसी न किसी शक्ल में दोनों खानदान हुकूमत में होते हैं, तो इन्होंने कभी भी ये काम नहीं किया, कभी भी इनके खत्म नहीं हुए। अभी रिसेंटली अगर मरियम बीबी मैंने सरगोदा जाना उन्होंने, तो सरगोदा के रेस्ट हाउस का जो वहाँ पे आप कह लें कि उसकी सारी नए सिरे से हुई है, रेनोवेशन हुई है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुआ है। शायद एक रात के लिए जाना उन्होंने या 2 रात के लिए जाना उन्होंने। सो ये बात मैं आजकल की कर रहा हूँ, ये जो जारी है, मैं ये नहीं कह रहा कि पुरानी बात कर रहा हूँ। सही। तो सॉरी, मैं चाह रहा हूँ कि ये बचत करने वाले भी नहीं है और निकम्मे भी हैं। दूसरी बात आपने की, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ले लिया नोटिस। देखिए, मैं समझता हूँ कि आजकल पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, इनका पड़ोसी जो है वो ठीक नहीं है। पड़ोसी इनका है जो आप कह लें कि जो अक्सर आप कह लें आइन के हवाले से खेल जाते हैं, आइन को दबा देते हैं, रोन देते हैं, खेल जाते हैं। तो उनके पास कोई ऑप्शन होगा, अदरवाइज किसी बंदे के पास भी आइन से इनहराफ का ऑप्शन तो नहीं है। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो। आप सोच रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा मोर्चा हो जाएगा या डंडे वाले जो हैं वो कैसा कुछ मैनेज कर देंगे कि वो 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराने पड़ेंगे। तो वो या तो हो सकता है मार्शल लॉ लग जाए, मार्शल लॉ लगा दें, लगा दें, वो तो ऑप्शन नहीं है। या आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तीसरा ऑप्शन मुझे तो कोई नहीं नजर आता। तीसरा यही है कि फिर आपके आर्टिकल 6। तो चीमा साहब, मेरे ख्याल में अगर सुप्रीम कोर्ट ने अब ये मामला उठा ही लिया है तो कम से कम उम्मीद तो बनती है कि अब आइन के तहत, आइन के दायरे में रहते हुए तमाम काम हो जाएंगे। नहीं, देखें, मैं कहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का आना जरूरी नहीं था। इसमें सुप्रीम कोर्ट को नहीं आना पड़ा चाहिए। ये था कि एक हुकूमत है, मतलब दो आप कह लें कि इंटरिम गवर्नमेंट है। इंटरिम गवर्नमेंट का बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उन्होंने 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। वो बदमाशी करना शुरू कर दी उन्होंने। भाई आप क्या कहते हैं, आगे लाने कार्रवाई बन गई। ये आपकी औकात क्या है? आपको सिर्फ एक काम के लिए भेजा है, मैंडेट भेजा है कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं और आपने डे टू डे मैटर चलाने हैं। आप तबादले कर रहे हैं, आप गंदे गंदे अफसर लगा रहे हैं, आप FIR कर रहे हैं, पर्चे कर रहे हैं,
पीटीआई को फिक्स कर रहे हैं, तो ये आपकी औकात ही नहीं है, आपका ये मैंडेट ही नहीं है, आपको अलाउ ही नहीं है। 50 दिन आपका लेके आपने उतर जाना है। अक्सर वजीर पैसे दे के बने हैं। पंजाब में अगर वजीर देखे तो 2 घरों के वजीर हैं, 2 प्रॉपर्टी डीलरों के रिश्तेदार, एक मीडिया हाउस। चीमा साहब, वैसे आपके पास बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स होती हैं, और ये पैसों वाली बात आज पहली दफा मैं सुन रहा हूँ कि पैसे दे के वजीर बने। भागड़ साहब देखें सर, देखें अगर गौहर के या आप पहले मियां मुनीर के या इसके यू कैन से कि ये बैरिया के इस तरह के 3 प्रॉपर्टी डीलर के सारे बंदे लग जाएं, तो फिर ये प्रॉपर्टी डीलर तो पैसे देके लगते हैं। इनके पास कौन सी क्वालिफिकेशन अगर सारी कैपिटल 2 घरों से आ जाए, 3 घरों से आ जाए, नहीं बिल्कुल सही। मैं भागड़ साहब, तोशाखाना के मुतालिक भी आज प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि जनाब हम तमाम रिकॉर्ड जो है वो देने के लिए तैयार हैं, मतलब पब्लिक करने का ऐलान कर दिया। फिर 80,000 रुपये मालियत का तोहफ़ा अपने पास रख सकेंगे, इससे ज़्यादा का नहीं। तोशाखाना के तहाइफ की मालियत का अंदाज़ा थर्ड पार्टी करेगी। तो ये जो जितनी मर्सिडीज़ें लेते रहे हैं आपके साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब, साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब, तो वो अब गाड़ियाँ भी निकाल के देंगे, वापस निकालेंगी, उसमें तो वो भी चीज़ें निकलेंगी जो कि बेसिकली तोशाखाना के हवाले से आप ले ही नहीं सकते थे। गाड़ियाँ को तो मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं होता था कि आप गाड़ियाँ लें। देखिए, ये तो मौजू बड़ा वसी है कि अगर हम सिर्फ इस तोशाखाने पे आ जाएं कि तोशाबाने के रूल्स क्या थे, किस तरीके से वहाँ पे ली जा सकती थी, मैं समझता हूँ कि बड़ा एक लंबा सा सब्जेक्ट है। लेकिन जो सरेदस्त आज बात हुई है वो बात ये हुई है कि जो रिकॉर्ड हमारे पास है तोशाखाने के हवाले से कि पिछली जितनी हुकूमतों ने, जितने वज़राए आज़म ने, चाहे वो गिलानी साहब थे, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ थे, जरदारी साहब थे, या इमरान खान साहब थे, गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये पटिशन हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में, तो गवर्नमेंट ने उस वक्त कहा हम इसको पब्लिक नहीं कर सकते, तो ये कैबिनेट में उन्होंने रखा है। कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी है कि जी हम इसको पब्लिक करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में जब वो पब्लिक करेंगे तो वो सारी डिटेल्स जो हैं वो सामने आ जाएंगी कि जो हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो हैं वो मतलब जो होती हैं कि जी ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो असल इशू ये है कि जो तोशाखाने के हवाले से जो हमारा जो माजी करीब में जो इशू बना है वो तो हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की घड़ियों के हवाले से, दीगर तोहफाजात के हवाले से था। उसकी डिटेल्स तो पब्लिक मॉरल क्वेश्चन था वो, लेकिन करप्शन तो नहीं बनती ना, जो आपने नैब से नोटिस भी करवा दिया। तो मैं आज ये, और आपके कल चेयरमैन नैब जो रुखसत हुए हैं उन्होंने कहा कि भाई मतलब, और वो रुखसत होते हैं और वहां से नोटिस निकलना शुरू हो जाते हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा जो ख़ास तौर पे जो इमरान खान के जिनकी मैं समझता हूँ कि जिनका रोमांस है इमरान खान साहब के साथ, उनके साथ एक बड़ा अजीब सा मसला ये है कि वो जब कोई ऐसी बात होती है तो वो कहते हैं कि ये करप्शन नहीं है, ये मॉरल करप्शन है, लेकिन ये वैसे करप्शन तो नहीं है। लेकिन अगर आपने वो जो घड़ियों वाला, आप सिर्फ वो घड़ी वाला और जो वो केस है उसको ही देख लें, और जो रिसीप्ट वहाँ पे दी गई कि हमने यहाँ पे इस्लामाबाद में घड़ी बेची और वो रिसीप्ट भी जो थी वो फेक थी, और फिर उसका जो असेसमेंट थी वो गलत थी, वो बाहर जाके बेची गई दुबई में। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप उसमें देखें खरीदी तो बस ये वही बात वही कह रहा हूँ, उनकी चीज थी तो उनको, अच्छा उनकी चीज थी तो उन्होंने खरीद ली और उन्होंने बेच दी। और अगर कोई तोहफा यूसुफ रज़ा गिलानी को मिला है या आसिफ अली जरदारी को मिला है तो वो उनकी चीज बिल्कुल नहीं थी। जो मैंने बात की थी कि गाड़ी ले ही नहीं सकते। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ, गाड़ी क्यों नहीं ले सकते जब आपको गिफ्ट मिला है? आप जाते हैं, वो रूल्स में लिखा हुआ है तोशाखाना। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ से लेने की बात नहीं मैं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जब उनको बाहर वो गए, बाहर तो किसी स्टेट ने गाड़ी गिफ्ट आप, मैं वही कह रहा हूँ कि गिफ्ट ही मिला ना। हाँ। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, गिफ्ट मिला। जो भी गिफ्ट मिलता है, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो कुछ हो, वो आपने लाके तोशाखाना में ही जमा करानी है। बिल्कुल। उसके बाद गाड़ी खरीद नहीं सकते। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अब जब रिकॉर्ड वो उन्होंने आज गवर्नमेंट ने कह दिया है कि यही डिमांड थी, पीटीआई की डिमांड भी थी बिल्कुल कि जी इसको पब्लिक किया जाए, तो अब जब वो पब्लिक होगा तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि किसने क्या किया है, किसने अखलाकी करप्शन की है, कि किसने इसमें जो है वो कोई डायरेक्ट करप्शन की है। चलें इस पे मैं ब्रेक पे जाऊंगा। बाद हमारे साथ सीनियर लॉयर अहमद पंसोटा साहब भी होंगे। जरा थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ सिग्निफिकेंट दिस सुओ मोटो नोटिस इज
जो जिस पे कल समाअत होनी है 9 मेंबर लार्जर बेंच की। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। आज 9 रुकनी लार्जर बेंच बन चुका हुआ है। चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद नोटिस ले लिया केपी और पंजाब में इंतखाबात के हवाले से। अब इससे ज़रा थोड़ा सा पहले जाएं तो आज प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई कि मुतालबा उन्होंने ये किया है कि मुतसाबाना रवैया रखने वाले जजेस के सामने केसेस ना रखे जाएं। और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आला अदलिया के 2 जजों का मुस्लिम लीग नून के लिए रवैया जो है वो थोड़ा सा मुतसबाना है, मुतसब रवैया। बिल्कुल। तो अहमद पनसोटा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद पनसोटा साहब, ये बताएं ये कितना है, ये इसको मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि ये 2 ऑनरेबल जजेस भी उस 9 मेंबर जो बेंच है उसमें शामिल हैं, और ये कितना सिग्निफिकेंट है सुओ मोटो? मैं आपका क्वेश्चन मिस कर गया हूं। कैन यू आस्क? मेरा क्वेश्चन ये था अहमद पनसोटा के लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने इस पर जो उन्होंने आज खुद नोटिस लिया सूबाई असम्बलियों के हवाले से, केपी और पंजाब में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उस हवाले से, और फिर आज ही प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई कि जो जिनका थोड़ा सा तासुब रखते हैं PMLN के हवाले से उन जजेस के सामने केसेस ना रखे जाएं। फिर राना सनाउल्लाह साहब का भी आ गया कि आला अदलिया के 2 जजों का मुस्लिम लीग नून के लिए रवैया जो है वो थोड़ा सा मुतसबाना है। जी सर, पहली तो बात यह है कि जो सो मोटो प्रोसीडिंग्स जब आप इनिशिएट करते हैं, इट इज इनिशिएटेड अंडर आर्टिकल 1843, और उसमें 2 बुनियादी जुज हैं जिनको आपने सेटिस्फाई करना होता है। एक तो मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस होना चाहिए, और दूसरा ये है कि वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट है। हमारी अदालती नज़ायर इस पर मौजूद हैं जिस पर ये क्लियरली स्टैब्लिश हुआ है कि ये फंडामेंटल राइट भी है, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू बी इलेक्टेड, इलेक्शंस होना, उनका इनेकाद होना। एंड सेकेंडली साथ इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, वो तो बड़ी क्लैरिटी से। अब जो ये बेंच है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ी डाइवर्स है। आई थिंक चीफ जस्टिस साहब ने, चूंकि इशू भी बहुत डाइवर्स है और पाकिस्तान में इट्स अ केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, तो उसको बड़ा डाइवर्स एक बेंच फॉर्म किया है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3 क्वेश्चंस भी फ्रेम कर दिए हैं, उसमें तीनों के सवालात के जवाब हैं वो बड़े तफसील से इंशाल्लाह इसमें आ जाएंगे। इट वाज नीड ऑफ द डे, ये चीजें लिखी हुई थी, राइटिंग ऑन द वॉल, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ था। हमारी कौम ऐसी है कि वी वांट जुडिशरी टू स्टेट द ऑब्वियस फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो वो अब इंशाल्लाह आई थिंक टाइम आ गया कि दे हैव टू स्टेट द ऑब्वियस। जी सॉरी आई मिस्ड द लास्ट लाइन। मैंने कहा जी, हमारे मुल्क में आदत पड़ गई है सियासतदानों को कि दे वांट जुडिशरी टू स्टेट द ऑब्वियस, और इट इज हाई टाइम कि जुडिशरी इज गोइंग टू स्टेट द ऑब्वियस। तो नून लीग ने जो एतराजात लगाना शुरू कर दिए हैं, मतलब दे न्यू के दिस लार्जर बेंच इज कमिंग अप, और वो जब भी मतलब उनको लगता है कि कभी अगर जो भी उनके खिलाफ कोई चीज़ आती है, तो अगर किसी के हक में या उसको कोई उसमें बेनिफिट मिल रहा हो तो वो लाडला हो जाता है और इनके खिलाफ वो काम हो रहा होता है। तो ये इसमें भी इस किस्म की जो चीज़ सूरत हाल है कि नून लीग ने एतराजात पहले ही कर दिए। देखिए जी, नून लीग के एतराज़ात तो अब ऐसे हैं कि अगर हम मजीद उनको मौका देंगे तो वो ये कहेंगे कि राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ और शायद खकान अब्बासी साहब का बेंच बना दें, वो फैसला कर दें। अब उनकी सारी बातें तो नहीं मानी जा सकती। प्रॉब्लम ये है कि जिन 2 जजेस ने रेफर किया है मैटर, उन 2 जजेस की तो प्रेजेंस बहुत जरूरी है इसमें, बिकॉज दे आर द वंस हु फेल्ट द नीड फॉर द सू मोटो इन्वोकेशन, उस सू मोटो की प्रोसीडिंग को इन्वोक किया जाए। साथ साथ ये प्रोगेटिव चीफ जस्टिस का है कि वो बेंच बनाए। अगर वो अकेले एक और जज के साथ भी सू मोटो ले लेते तो ही कुड हैव डन दैट, बट उन्होंने कोशिश की है कि 9 सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस काम के ऊपर डिप्यूट किए हैं कि वो पाकिस्तान के एक सबसे बड़े सूबे की जो इलेक्टोरल फेट है उसका फैसला करें। इस तरह तो देखें जी, हम सेटलिंग कर सकते हैं। द फैक्ट कि PMLN या PDM की तरफ से जजेस के नाम आएंगे कि उनको डाला जाए, तो वो तो उन जजेस को मुतनाजा करने के मुतरादिफ है। और किसी को निकालने के बारे में भी जब तक उस शख्स के खिलाफ कोई बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये चीज एस्टैब्लिश नहीं हो जाती कि ही वाज गॉट बिट इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, तो आप उसको रिमूव तो नहीं कर सकते। ये तो फिर चेरी पिकिंग हुई, इस तरह तो नहीं हो सकता। जो चीफ जस्टिस साहब ने मुनासिब समझा और सीनियर मोस्ट जजेस बनाए हैं, ठीक है, उसमें प्यूनी जज काजी कायजीसा साहब नहीं है, उनकी अपनी दानिश होगी, लेकिन बाकी तमाम सीनियर मोस्ट जजेस हैं। आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट बेंच। और एक और मैं इसमें आपको इंटरेस्टिंग चीज बता दूं जो कि शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कि पाकिस्तान के 3 जजेस ऐसे हैं जो कि तीनों लॉ फर्म में पार्टनर्स भी थे, फिर तीनों 3 मुख्तलिफ सूबों के चीफ जस्टिस भी थे। अतर मनीला साहब इस्लामाबाद, याहिया अफरीदी साहब पेशावर और मंसूर अली शाह साहब लाहौर, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द बेंच। तो इट इज आल्सो अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट कि 3 पाकिस्तान के ऐसे जजेस जिनको बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट मैं तो समझता हूँ कि कॉम्पिटेंट हैं, वो भी इसका हिस्सा है और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स भी हैं।
तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसीडिंग्स में Interesting समझता हूं फोर्सी proceedings का ना। होंगी. Let's see what comes out of this proceedings जो कल दोपहर 2 बजे शुरू हो रही हैं. बहुत बहुत शुक्रिया अहमद पंसोटा आपके वक्त का. आसिफ भागड़ साहब, आपके वजीर आजम भी, आपके इंटीरियर मिनिस्टर भी सवालात उठाना शुरू कर दिए अदलिया पे. और जब भी कोई मतलब वो जब लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि जनाब मुशावरत करके डेट अनाउंस की जाए, उस पर कहा कि जी अदलिया के लाडले हैं इमरान खान साहब. ये क्या क्यों करते हैं? देखिए, लाडलिया तो यहाँ पे मैं सिर्फ इमरान साहब को तो मार्क नहीं करता. हमारी बदकिस्मती है कि हमारी अदालती जो तारीख है उसमें ऐसे ऐसे ब्लंडर्स हैं गो कि हम बड़ी जो हम बैसियत कौम जो है वो बड़ी जल्दी हम एक जो शख्सी एक आप ये कह लें कि रोमांस होता है उसमें फ़ौरन आ जाते. मे बी बहुत सारे लोग अब इस जो 9 मेंबर्स लार्जर बेंच है इस पे लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हों. माजी में भी ऐसा होता रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी होती रही हैं. लेकिन सॉरी टू से हमारी अदालती तारीख को इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे. लेकिन अगर आइन और कानून के दायरे में रहते हुए आईनी फैसले आते हैं, यार सुन लें, यही हमारी सुप्रीम कोर्ट थी. डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, नज़रिया ज़रूरत. नहीं, बहुत दूर की बात नहीं है, ये माजी की बात है. हमारे जो डिप्टी स्पीकर कासम सूरी साहब थे उनके खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला आया कि उनके 50,000 वोट जो थे वो जैली निकले जिससे वो जीते थे. उसके खिलाफ उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया सूरी साहब ने इसी सुप्रीम कोर्ट से, इन्हीं मौजूद जजेस से, इनमें से कोई होंगे. तो वो स्टे ऑर्डर जो है वो 3 साल तक चलता रहा. अभी तक वो जब तक रहे मतलब मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो लाडलेपन की बात है ना जी, ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ वक्तों में हर कोई फायदा उठाता रहा, लाडला रहा, बहुत लाडले रहे. बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात रही है कि जो कभी भी अदालती तारीख में कभी भी जो है वो ना जुडिशरी की लाडली रही है. मैं समझता हूँ ना ऐसे जो क्वार्टर्स हैं जो यहाँ पे इस रियासत में जो डिसीजन मेकर्स हैं जो पावरफुल हैं. 2008 से 2013 में आपकी हुकूमत बहुत मुश्किल वक्त में रही अदलिया के हवाले से. अदलिया भी और उसके अलावा जो मीडिया को ना आप कह दीजिए, मीडिया ने भी हमारे पास आप कह लें कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट थी, हमारी अदलिया थी, उन्होंने जो 5 साल जो हमारा टाइम था 8 से 13 का वो आपके सामने है. मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि लाडले वाला जो इल्ज़ाम है ना जी, वो इस वजह से लगता है कि हमारी जो अदालती तारीख है, जो हमारी अदालतों की जो मैं समझता हूँ कि जो माजी में किए गए फैसले हैं उसकी वजह से ये इल्ज़ाम फौरन लग जाता है. और आप देखें, अगर ये 9 मेंबर जो बेंच है, सपोज आप बात करें कि ये पीटीआई के मौक़िफ़ के खिलाफ अगर फैसला देगा तो क्या इमरान खान साहब इस बेंच के फैसले को मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे. वो कहेंगे हम सड़कों पे आएंगे, वो कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे. मतलब वो खैर सुप्रीम कोर्ट का घेराव तो शायद वो नहीं करेंगे. वो तो पीएमएलएन का ही खासा रहा है हमेशा से. आप लोगों का भी नहीं रहा. आप लोग तो हर फैसले को मानते रहे. क्विकली, पंजाब में इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि लतीफ खोसा कहते हैं अगर नहीं करवाते तो आर्टिकल 6 लगता है गवर्नर पे. देखिए, पंजाब में मेरे ख्याल में मैं जाती तौर पर बैसियत एक सियासी तैयार हैं आप लोग, सियासी कारकुन के हम तैयार भी हैं. और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी वजह नहीं है मैं ये ना करवाएं. देखिए, अब ये कोई भी ना कोई अदालत कहेगी कि ये 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए. मैं समझता हूं कोई सियासी कारकुन या कोई उम्मीदवार, कोई भी कैंडिडेट, कोई सियासी कारकुन जो जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर है वो भी ये नहीं कहेगा कि जी 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए. लेकिन इलेक्शन कराने हैं इलेक्शन कमीशन ने, उनको सपोर्ट देनी है केयरटेकर सेटअप्स ने और गवर्नमेंट ने. हाँ, ये है कि ये पहली दफा होने जा रहा था कि सूबाई असेंबलियां डिसॉल्व हो गई, सूबाई असेंबलियों के इलेक्शंस पहले होने वाले थे. बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर. मुश्किलात का सामना होगा. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर भागड़ साहब. नाज़रीन, अब तक के लिए इतना इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.